करते हैं आज की क्लास हमारी। हाँ, ध्यान देना बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स में थे, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, मतलब बहुत सारी, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा था। और जो लास्ट क्लास था बेटा हम लोग का, मेनली जो लास्ट वाला क्लास था वो हमारा बेस था किस चीज़ पर? न्यूमेरिकल्स पे। तो लास्ट वाली क्लास में हमने मेनली न्यूमेरिकल्स देखे थे और करे थे। अब बेटा आज की क्लास देखिए, आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। स्पीड से आपको जेईई में, नीट में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए ध्यान से, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज की डेट में। आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्पीड। हम देखने वाले हैं कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, और उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। मतलब मेरा आज का मेन टॉपिक जो है ना पूरा, वो सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी पर बेस्ड है। चलें, तो सबसे पहली चीज़ स्पीड देखते हैं, साथ में अपन डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी देखते चलेंगे, दोनों चीज़ें ध्यान देना बेटा। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करने जाएं, सिंपल स्पीड के बारे में बात करते हैं। याद करना स्पीड का मीनिंग क्या होता था। स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमने ये 9th क्लास में पढ़ के रखा हुआ है। अब हम लोग ये बोलते हैं कि किस रेट से, मतलब उसकी पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिस रेट से चेंज होती है ना, उसको हम लोग क्या लिख रहे होते हैं? सिंपल स्पीड, ठीक है। तो देखो मैं इस स्पीड को समझाने के लिए जाऊं तो जैसे देख बेटा, मैंने ऐसा बोला, ध्यान से देखना, हमने बोला कि इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 था। ध्यान से देखना बेटा, इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 था। फिर हमने यहाँ से बोला कि यहाँ पर उसकी पोजीशन भी इनिशियली 0 थी, x इक्वल टू 0 था, ठीक है। मतलब सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ। आप ऐसा सोचिए कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने अब यहाँ से जर्नी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो मैं बोलता हूँ जहाँ से मैं जर्नी को ऑब्जर्व करता हूँ ना, वो मेरे लिए टाइम 0 होता है। मतलब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से। अब जरा देखो, यदि मैं इनिशियली बोलता हूँ कि इनिशियली टाइम 0 था और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो भी x इक्वल टू 0 पे था। अब मैंने थोड़ा सा टाइम देखा, मैंने टाइम दिया उसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, दोनों चीज़ों को ध्यान से समझना, दोनों को मैं यहीं कहीं एक्सप्लेन भी करूँगा। अब जैसे सोचिए दो केस क्या बना यहाँ पे, हमने बोला कि टाइम t इक्वल टू 0, अगली बार मैंने बोला टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। मैंने 1 सेकेंड के बाद देखा कि यार अब 1 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन कहाँ हो गई, तो सर x इक्वल टू 0 पे था, अब मान लीजिए वो x इक्वल टू 5 पे पहुँच गया टाइम 1 सेकेंड में। अगली बार देखना, ध्यान से समझते चलना बेटा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनाएंगे, फिर उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे मेनली, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान देना, अब सुनो मेरी बात। अब टाइम 1 सेकेंड पे वो 5 पे पहुंचा, अगली बार बेटा मैंने बोला कि 2 सेकेंड पे। अब टाइम को जैसे ही मैंने 2 सेकेंड किया, मैंने नोटिस किया कि सर ये x इक्वल टू 10 पे पहुंच गया। अगली बार मैंने नोटिस किया तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो मैंने बोला कि x इक्वल टू मान लीजिए ये 15 पे पहुंच गया। अब यदि हम इतने देर की जर्नी को देखने के लिए जाएँ और ऑब्जर्व करने के लिए जाएँ, तो देखो बेटा ध्यान से, हमने क्या बोला, हमने बोला x इक्वल टू 0 था, फिर x इक्वल टू 5 पे गया, फिर 10 पे गया, फिर 15 पे गया, और टाइम को 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 करते गए। अब हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना कि किस स्पीड से गया। स्पीड, तो स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब मतलब समझना है ध्यान से, यदि आप यहाँ से स्पीड निकालने जाओ तो हम सिंपल सा जो फॉर्मूला बोलते हैं ना, किसी भी पॉइंट पर स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप यदि पर्टिकुलर किसी, बेटा लेट क्यों हो जाते हो, ध्यान देना, हम यदि पर्टिकुलर किसी भी टाइम पर, यदि मान लीजिए आपको उसका डिस्टेंस पता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने टाइम में ट्रैवल किया, तो हम सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो मुझे वो स्पीड निकल के आ जाती है। तो देखो ध्यान से बेटा, यदि मान लीजिए इस टाइम पर यदि देखने जाएँ तो हमने बोला t इक्वल टू 0 पे था, है ना। ध्यान देना बेटा, t इक्वल टू 0 पे जब इनिशियल पोजीशन थी उस समय उसका पोजीशन x इक्वल टू 0 था। अब t से जैसे ही वो 1 सेकेंड पे पहुंचा, मतलब उसने 1 सेकेंड का टाइम लिया, 1 सेकेंड का टाइम लिया और उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 0 से लेके 5 तक का। तो हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना 5 किया, 5, और टाइम कितना लिया 1। तो जरा मुझे बताओ एक चीज़, ध्यान देना समझना, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ v1 स्पीड, ध्यान से देखिएगा, v1 स्पीड कहाँ से कहाँ तक के बारे में बात हो रही है, ये देखो ध्यान से, हम बोल रहे हैं 0 से लेके 5 तक। तो हमने बोला कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सर टोटल 5 डिस्टेंस, क्योंकि 0 पे था, 0 से 5 चला, और टाइम कितना लिया, 0 से 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का, तो 5 अपॉन 1 किया, तो मेरे पास स्पीड क्या निकल के आई, 5, ठीक। तो अब डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकेंड में, तो 5 मीटर पर
सेकेंड मैंने बोल दिया, चलो तो ये v1 निकल के आया। इसी तरीके से आपको कभी भी बोले, यदि मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे तो कोई तुमसे बोलता है कि बता, फिर से वहीं से बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, मेरी बात को समझ लेना, मैं स्टार्टिंग अभी भी वहीं से कर रहा हूँ 0 से, है ना। अब मान लो t = 0 से 1 सेकेंड के लिए हमने देखा था, अगली बार में 2 सेकेंड के लिए देखा कि 0 था, अगली बार हमने 2 सेकेंड पे देखा, 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना हो गया 10, तो हमने बोला 10 / 2, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे भी 5, तो इसकी भी स्पीड 5 है। यहाँ पर यदि देखने जाए इससे 0 से लेके 3 सेकेंड के लिए देखा जाए टोटल, तो टोटल के लिए देखने जाएंगे तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बेटा बताइए, 15, 0 से 15 हो गया, और टाइम कितना लिया 3 सेकेंड का, तो आंसर आएगा 5 मीटर/सेकेंड। अब जरा देखो एक चीज़ जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था यहाँ पे, यदि मैं इस पूरे जर्नी के बारे में ध्यान से देखने के लिए जाऊँ, ध्यान से देखना बेटा, इस पूरी जर्नी को यदि मैं ध्यान से देखने के लिए जाऊँ तो मुझे क्या लगता है, ये देखना, नोटिस करना कि आप यहाँ पे गए थे तो भी स्पीड 5 मीटर/सेकेंड थी, यहाँ पे पहुँचे तो भी 5 मीटर/सेकेंड, यहाँ पहुँचे तो भी 5 मीटर/सेकेंड। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी में उसकी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है। उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, और स्पीड चेंज नहीं हो रही ना, इसके लिए हम लोग बोलते हैं बेटा, ये जो केस निकल के आता है ना, ऐसे वाले केस, इन्हें बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। इसे हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, कि यदि मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाली पोजीशन में देखा तो भी 5 मिला, सेकेंड वाली पोजीशन में भी 5 मिला, थर्ड वाली पोजीशन में भी 5 मिला, मतलब थ्रू आउट द जर्नी, मतलब पूरी जर्नी में उसकी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है। यदि कांस्टेंट स्पीड वाला है तो हम बोलते हैं कि सर वो मेरे लिए यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। अब देखो यहीं कहीं एक और एग्जांपल, यहीं कहीं समझते हैं, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखना, मान लीजिए बेटा फिर से मैंने बोला t = 0 पे, और x कितना था 0, सेकेंड वाले केस में मैंने फिर से 1 सेकेंड पे देखा बेटा, 1 सेकेंड पे देखा, मैंने नोटिस किया सर 5 मीटर पे आ गया, वो 5 पे आ गया भाई, 5 पे आ गया। अगली बार मैंने देखा t = 2 सेकेंड पे, अब मुझे ये मिला 20 पे, ठीक। मैंने 3 सेकेंड के बाद देखा, मुझे मिला ये 15 पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर कंडीशन में यदि वैल्यूज़ बदल रही हैं, जैसे मान लो 20 है, चलो इसको मैंने बोल दिया 40 बोल देते हैं, चलो ठीक है। अब अगली बार मैं 4 सेकेंड पे देखने जाऊँ तो 4 सेकेंड पे मैंने बोला मान लीजिए 50 हो गया, ठीक है, सपोज करिए, इंक्रीजिंग वाले ही लेते हैं। लेकिन आप जरा देखो, ध्यान से नोटिस करना बेटा, जब हम पहले वाले जर्नी में बात करने जाएँ यहाँ पे, तो मुझे बताओ स्पीड कितनी मिलेगी। सबको स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, रेस्ट से, ठीक है। तो मैंने बोला 0 से इस वाली पोजीशन पे आने में स्पीड कितनी थी, तो मैंने बोला कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सर, 5 मीटर का कितने सेकेंड में किया, 1 सेकेंड में। तो मैं इसका स्पीड अभी भी लिखूंगा 5/1, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड निकल के आ रहा होगा बेटा इसका, तो v1, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर/सेकेंड, ठीक। दूसरा देखो, इस वाले के लिए निकालने जाओ, सेकेंड वाले के लिए, तो आपको जो इसकी v2 स्पीड मिलेगी ना, v2 यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, 0 से 20 पे पहुँच गया, और टाइम कितना लिया 2, तो 20 / 2, तो आपने यहाँ पे 20/2 किया, मतलब आंसर आ गया 10 मीटर/सेकेंड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इसकी स्पीड 10 मीटर/सेकेंड है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ देखने जाएंगे तो v3 मिलेगा, और उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, 40 किया, और 3 सेकेंड में किया, मतलब ये 13.3 मीटर/सेकेंड आ गया। यहाँ पर यदि स्पीड देखने जाओगे v4, तो कितना आ गया, 50 ट्रैवल किया 4 सेकेंड में, 50/4 मतलब 12.5 मीटर/सेकेंड। अब नोटिस करना ध्यान से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप यदि इस तरीके से देखने के लिए जाओ हर जगह पे, तो यहाँ पर भी देखो हर पॉइंट पे जाकर के मैंने स्पीड निकाली है, बट सबकी स्पीड कैसी है, डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर जो गाड़ी चला रहा है ना बंदा, वो हवा में चला रहा है, मतलब कभी स्लो चला रहा है, एकदम से तेज़ कर देगा, फिर एकदम से बढ़ा देगा या कम कर लेगा, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। और जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती ना बेटा, तो उस वाले केस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हमारा केस कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। अच्छा अब एक चीज़ सुनो मेरी बात ध्यान से, जहाँ पे एक डाउट आता है, ये यूनिफॉर्म स्पीड था, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। एक डाउट कहाँ पे क्रिएट होता है मालूम बेटा, यहाँ पे हमारे पास जब हमसे बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जब हम वेलोसिटी में डील करने के लिए जाएँ इन्हें, तो वहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस आएगा और यूनिफॉर्म स्पीड भी है। तो हमें डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता कि एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस याद रखिएगा बेटा एक चीज़, क्या यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे हैं, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, स्पीड जो है वो हमारे लिए एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आप सबने पढ़ा हुआ है, देखो ध्यान से बेटा। सबसे पहली बात तो डिस्टेंस जो है वो खुद अपने आप में एक स्केलर है, मतलब जिसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस मतलब लेंथ ट्रैवल्ड, तो हमने बोला जितना भी लेंथ ट्रैवल करोगे वो डिस्टेंस है, तो ये स्केलर है। टाइम भी स्केलर है, दोनों से मिलकर के स्पीड बनता है बेटा, ये भी हमारे लिए एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब देखो ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यदि ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पर डिपेंड
नहीं करेगा। तो इससे मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, जैसे हमने बोला नंबर लाइन देखें, नंबर लाइन पे 0 होता है, फिर 0 से राइट साइड चलते हो तो 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 15 आता है। मतलब देखा जाए तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं किया। लेकिन यदि मैं स्पीड बोल रहा हूँ ना, स्पीड का मतलब ये है कि यदि डायरेक्शन चेंज भी होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं स्ट्रेट गया 5 मीटर, फिर उसके बाद में मैं एक एंगल पे चला गया 10 मीटर, फिर यहाँ से चला गया 20 मीटर, समझ में आ रहा है? तो मैं हर बार अपना डायरेक्शन चेंज करता जा रहा हूँ, डायरेक्शन बदल रहा हूँ, बट मुझे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ लेंथ से मतलब है कि टोटल लेंथ कितना ट्रैवल किया, जितना लेंथ मैंने ट्रैवल किया होगा वो मेरा वैल्यू दे देगा। तो वहाँ पर यदि हम एवरेज स्पीड यहाँ पर यदि हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करने जा रहे हैं ना, तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं पार्टिकल का, मतलब पार्टिकल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है कि यहाँ गया, फिर यहाँ चला जाए, फिर यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, कहीं भी जाए, मुझे कोई लेना देना है, मुझे सिर्फ लेंथ और टाइम से मतलब है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करने के लिए जाओगे, जस्ट इसके बाद हम करने वाले हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करने जाओगे तो वहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्शन फिक्स रखना पड़ेगा सेम, कि यदि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में इधर गया था तो हमेशा वो स्ट्रेट ही मिलना चाहिए, मतलब उसका डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। उसका डायरेक्शन यदि चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन यदि कांस्टेंट बना हुआ है, तब हम बोल पाएंगे कि वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, ये चीज़ होती है। अब सुनो मेरी बात, जैसे हमने स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल याद रखिए बेटा, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th से पढ़ते आ रहे हैं, हमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हमें सब आता है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया एक तो ये कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा इसकी क्वांटिटी कैसी है। अब अगली चीज़, इसका यूनिट क्या होगा, आप खुद से बोल सकते हो बेटा, बताइए। डिस्टेंस है अपॉन टाइम, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में, क्या बोलेंगे यूनिट हम, मीटर पर सेकंड। तो एक यूनिट बना मीटर पर सेकंड, और एक दूसरा ऑप्शन क्या बनता है बताओ, एक बनता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक मीटर पर सेकेंड होता है और एक सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड बेटा कहाँ पे है, याद करिएगा, एसआई यूनिट में बोलते थे या फिर एमकेएस, सबने पढ़ा हुआ है, सबको पता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर उठा लो, लेक्चर नंबर 1 या 2 में ही मिल जाएगा। अब सुनो, सेंटीमीटर वाला कौन सा यूनिट होता था हमारा, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। चलिए एक लास्ट चीज़ मुझे बताओ, और लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्या, डायमेंशनल फार्मूला। आज उस बच्चे ने जो मुझसे पूछा है ना, वो भी यही पूछा था, यार इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो देखो ध्यान से बेटा, एक चीज़ सुनना मेरी बात, जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के, मेनली 3 टर्म्स होते हैं जो हमें आते हैं, ठीक, बेसिक टर्म्स आते हैं। हमने बोला एक मास होता है, मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करना हमेशा, मास को कैपिटल एम। लेंथ होता है, लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को कैपिटल टी से। तो मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, हमने तीनों से रिप्रेजेंट किया। अब हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो ना, हर फॉर्मूले को मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट करो और वहाँ पर MLT लिख लो। जैसे ये था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा देखो बेटा, डिस्टेंस मतलब क्या है, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट बोले लेंथ, रेडियस बोले लेंथ, ब्रेड्थ बोले लेंथ, मतलब आपको ये देखना है कि हर टाइप का लेंथ आ जाता है इस एल में। तो हमने बोला ये डिस्टेंस मतलब एल, तो हम यहाँ लिखेंगे एल अपॉन टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टी। तो बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1, या फिर हम तीनों में लिखते थे तो m नहीं है तो m0 LT-1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे पहले, क्या तुम्हें इतना समझ में आया? तो मैं अब एवरेज स्पीड पे पहले जाऊंगा, उसके सारे फॉर्मूलेस बताऊंगा, देन अपन वेलोसिटी पे जंप करेंगे। पहले मुझे बताइए, क्या इतना क्लियर है सबको? हाँ देखिए बेटा, अब हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड। यार एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है? जैसे देखो, मैं तुमसे कुछ बोलता हूँ, एक केस लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मीनिंग, मैं सिर्फ मीनिंग समझा रहा हूँ अभी, है ना, कि एवरेज स्पीड होता क्या, एक बार मीनिंग समझ लो, उसके बाद में फिर अपन फॉर्मूला देखते हैं। देखो ध्यान से, मान ले बेटा आपकी जो जर्नी है, सपोज करिए ए से स्टार्ट हुई है और आपको जाना कहाँ है, बी तक। अब आपको ए से स्टार्ट होकर के बी पॉइंट तक पहुँचना था, ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट तक आपको जाना, आपका टारगेट है। अब देखो ध्यान से, आप ए से चलना स्टार्ट किए और बी पे पहुँचेंगे, आपकी ये पूरी जर्नी है, कंप्लीट जर्नी। अब मैंने क्या बोला, देखो 2 ऑप्शंस देता है। पहली बार जैसे मान लीजिए, कई बार आपने देखा होगा, केस बताऊं, देखना क्या होता है।
तुम यदि देखे हो ना रोड वगैरह पे कुछ टपोरी टाइप बंदे होते हैं, टपोरी टाइप होते हैं। अब वो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, आप जा रहे हो अपनी गाड़ी से, मान लीजिए आप 40-50 की स्पीड पे चल रहे हो, 40 की स्पीड पे चल रहे हैं, आप 40 की स्पीड से गाड़ी चलाते जा रहे हो, कॉन्स्टेंटली जा रहे हो, आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो, आप आराम से जाते जा रहे हो। तभी देखना एक झटके से एक आवाज़ आती है दिमाग में और अपनी गाड़ी के जस्ट बगल से कोई बंदा R15 लेकर के या फिर जो भी करिश्मा वगैरह जो भी बड़ी गाड़ियाँ आती है भैया, ठीक है, वो बुलेट या फिर बुलेट नहीं तो अब अपाचे वाचे से जो भी होता है, देखो ध्यान से सुनो, हमको लगता है हम गाड़ी चला रहे हैं और बंदा आता है, हाँ अब जाने दे वो सब मुझे नहीं मालूम, सुनो, तो अब हम हमारा कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं, तो अभी सडनली हमारे बगल से कोई एक बंदा हवा की स्पीड से करते हुए निकलता है, देखा अरे जाते हैं, हो सकता है कि तुम में से कोई बैठा हो ऐसा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब वो जो स्टाइल मारता हुआ यहाँ से निकल गया बंदा, बहुत भयानक वाला, कई बार तो उनके कारण से एक्सीडेंट हो जाता है। मालूम कैसे होते हैं एक्सीडेंट, वो तो बंदा देख, वो तो है ना उल्टा पुल्टा गाड़ी चला रहा है, तो वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल नहीं है तो उसके दिमाग में सेट है कि मैं चला ही गलत रहा हूँ। लेकिन यदि जो बगल में चल रहा है ना बंदा, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैंने देखा था, इंदौर की बात है, जब हम लोग इंदौर में थे तो वो रीगल वाला रास्ता है ना उस पर, अब एक अंकल थे, मतलब करीब 60-65 के एज के होंगे, वो अपनी एक्टिवा से जा रहे हैं, बेचारे आराम से जा रहे हैं, ठीक। अब उनकी गाड़ी कॉन्स्टेंटली चल रही है, वन वे है। अब सुनो, उसी में एक बंदा इतना स्पीडली भगाते हुए निकल गया। अब वो तो निकल गया, लेकिन वो जो हवा जो इतनी काटते हुए निकलता है ना, तो सडनली एकदम से कोई भी सुनेगा तो थोड़ा सा घबरा जाता है, और ओल्ड एज पर्सन्स के साथ ऐसा होता है। तो वो जो अंकल थे ना, एक्चुअल में उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा, पता नहीं जो भी लगा हो, उनकी गाड़ी अनबैलेंस्ड हो गई, और सोच वहाँ पे जो गिरे थे ना, वो घसीटते वो आगे तक गए। किस्मत है कि मतलब वो बच गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखो, किसी के कारण से किसी दूसरे का नुकसान कर जाते हो, और तुम क्यों चल रहे थे, सिंपल स्टाइल में जा रहे थे और कुछ नहीं। तो मैं हमेशा अपोज करता हूँ कि यार ऐसी चीज़ें मत करो, आप 2 मिनट लेट पहुँचो लेकिन सेफ पहुँचो। अभी ध्यान देना, तो मेरा ये कहना है। अच्छा, ऐसे बंदों के साथ मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इनके साथ क्या चोट होती है। अब ये देखो, ये मैं जा रहा था 40 की स्पीड से, ये जा रहे थे भाई उससे बहुत ज़्यादा, भगाते निकल गए। लेकिन कई बार क्या होता है मालूम, आप 5-10 मिनट का वेट करना, 5-10 मिनट तक आप कांस्टेंट गाड़ी चलाते रहना, तो किसी सिग्नल पे जाकर के दोनों फिर से मिल जाओगे, किसी सिग्नल पे जाकर के तुम फिर से उसके साथ मिल जाओगे। बताऊं क्यों? क्योंकि ये हवाबाज लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, एकदम स्पीडली चलाते हैं। अब एकदम स्पीडली जा रहे हैं, फिर ब्रेक लगाएंगे तो एकदम से रुक भी जाएंगे, फिर धीरे से स्टार्ट करेंगे। तो इतना सारा, और यदि एक यूनिफॉर्म वाला बंदा जा रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि ये लोग इतनी ज़्यादा स्टॉपेज ले लेते हैं, इतना ज़्यादा रुकते हैं कि वो फिर से वापस आपको मिल जाएंगे। तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो मेरी बात। अब मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ। जैसे सपोज कर, पहली बार बंदे में वो हवाबाज बंदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यदि वो बंदा जो जा रहा है उसको सोचो वो कैसा चल रहा होगा, देखना। मैंने बोला यहाँ पे ये उसकी गाड़ी थी, बाइक है ये, है ना मेरी वाली बाइक है, सुनो ध्यान से। अब ये बाइक है, अब इस बाइक से कार बनाया है मैंने, लेकिन बाइक बोल रहा हूँ, सुनो। अब ये बाइक है या कार है, बाइक मानते, ठीक है। अब इस बाइक से ये इधर जा रहा है, अब ये इधर जा रहा है, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने बोला कि वेलोसिटी जो भी था v1, सपोज करो स्टार्टिंग में 0 था, ठीक। स्टार्ट किया और इस इंस्टेंट पे पहुंचा, तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, ये मैं बोलता हूँ। मान लीजिए ये t=0 था, ये t=10 सेकेंड पे। 10 सेकेंड पे मैंने बोला भैया स्पीड तो बढ़ाएगा ही, तो बढ़ाया उसने भयानक वाला, तो मान लीजिए ये 100 पे पहुंच गया, v2 100 हो गया, चलेगा। फिर अगली बार मैं और भगाया, अगली बार इस वाले पॉइंट पे जाकर के मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो भाई मुझे मिला 120 पे। फिर अगली बार मैंने इसको ऑब्जर्व किया, ये 20 सेकेंड पे था। मान लीजिए t=30 सेकेंड पे जाकर के फिर से मैंने ऑब्जर्व किया, तो अब भाई कहाँ पहुँच गया देखो, अब भाई की स्पीड हो गई है कम, तो भैया जी पहुँच गए 10 की स्पीड पे, समझ में। और लास्ट में ये यहाँ पे B पे पहुँचा, तो सपोज़ करिए जो भी हो किसी स्पीड से जा रहा है और यहाँ B पॉइंट पे पहुँच गया वो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इस जर्नी के बारे में बात की जाए यदि इस जर्नी के बारे में, तो मैं बोलता हूँ सर ये नॉन यूनिफॉर्म जर्नी है। क्यों? क्योंकि इस जर्नी में क्या हो रहा है कि सर इसकी स्पीड स्टार्टिंग में बढ़ी, लेकिन फिर कम हो गई, और फिर मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे जाकर के यदि आप देखते हैं और बोलते हैं कि 50 है, तो फिर से बढ़ गई।
तो मतलब इस जर्नी में कभी कभी हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हम कभी कभी क्या मोस्टली हमारा जो रहता है, हम एक कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चल पाते। हम 10 से जा रहे हैं, फिर 20 हुए, 20 से 30 हुए, फिर कोई आया सामने तो हमने स्लो कर लिया, फिर बढ़ लिया। तो हम ऐसा बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर स्पीड चेंज होते 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 जा रही है और यहाँ तक पहुँचा है वो बंदा, ठीक है। अब मान लो ये आपका पहुँचा है टोटल 40 सेकेंड में। ध्यान से देखिएगा जो बताना चाह रहा हूँ। हमने जर्नी स्टार्ट करी 0 सेकंड पे और 0 सेकंड से और फाइनली पहुंचा है वो 40 सेकंड में अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। पहुंच गया, 40 सेकंड में पहुंचा है वो, ठीक है। अपनी स्पीड को बदलते 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 अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज स्पीड। ये एवरेज नहीं है। अब एवरेज स्पीड का मतलब मुझे बताओ क्या होगा, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझिएगा। मैं ऐसा बोलता हूँ, अब मान लो कि यहाँ से तुम फिर से किसी एक बंदे को बोलूँ, भैया तू भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर। ध्यान से समझना, अब कोई एक बंदा, लेकिन मैं अब उसको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्टार्ट भी वो यहीं से करेगा जहाँ से उसने स्टार्ट करी है, और पहुँचना भी भाई को वहीं है जहाँ पे उसने पहुँचाया था। तो दोनों का सेम चीज़, मतलब देखो जितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया उतना डिस्टेंस ये भी ट्रैवल करेगा, जितना टाइम उसने लिया उतना टाइम ये भी लेगा। ध्यान से समझना मेरी बात। लेकिन मैं अब ये बोलता हूँ कि बता मुझे एक चीज़ कि वो एक पर्टिकुलर कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब कौन सी स्पीड होनी चाहिए, कि कौन सी स्पीड से इसको भेजूं कि वो अपनी स्पीड को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक में कभी भी चेंज ना करे। मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से, जैसे देखो ये 0 से 100 हुआ, 100 से 120 हुआ, फिर ये 10 हुआ, 50 हुआ। मान लो मैंने बोला कि इसको 70 दिया, कितना स्पीड दिया मैंने, 70 सपोज। अब 70 की स्पीड से जा रहा है तो मैंने बोला स्टार्ट भी वहीं से किया, और देखो उसी 40 सेकेंड में वो वापस यहाँ पहुँच भी जाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आपको एक कांस्टेंट स्पीड से चलना है। एक कांस्टेंट स्पीड से ऐसे सिलेक्ट करनी है जिस स्पीड से मैं कांस्टेंटली चलता जाऊँ, तो जितना टाइम उसने लिया था उतने ही टाइम में और उसी जगह पे पहुँच जाऊँ। मतलब जितना लेंथ उसने ट्रैवल किया था उतना लेंथ भी ट्रैवल कर लूँ, उतने टाइम में ही करूँ, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से कि मेरी स्पीड बार बार चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो कांस्टेंट स्पीड होती है ना, जिससे हम लोग उस पूरी जर्नी को एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, इसको बोलता हूँ कि सर ये एवरेज स्पीड है। मतलब ओवरऑल इस सबको यदि मैं एक वेलोसिटी से रिप्लेस करना चाहूँ, सबकी वेलोसिटी बदल रही थी, इन सबको यदि मैं बोलूँ कि सिर्फ एक वेलोसिटी फिक्स कर लो और उसी वेलोसिटी से आपको वहाँ तक पहुँचना है, और तो उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, तो मैं बोलूँगा कि वो जो स्पीड है ना बेटा, वो मेरे लिए कौन सी स्पीड हो जाती है वहाँ पर। तो मैं बोलूँगा सर ये मेरे लिए एवरेज स्पीड है। इसको मैं बोलूँगा कि सर ये मेरे लिए एवरेज स्पीड हो जाती है। क्या आपको क्लियर हुआ, हाँ या ना बताएं। इतना मीनिंग समझ में आया तो मैं अब आपको फॉर्मूला दूंगा और प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर आइए अब अपन चलते हैं बेटा, देखें ध्यान से। ये मैंने एवरेज स्पीड का मीनिंग समझाया, अब मैं जस्ट फॉर्मूला देता हूँ, फॉर्मूला लिखेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे उस पर। कुछ केसेस होते हैं, बताते हैं। बेटा 9th क्लास में आप पढ़े हो ये सब चीज़ें, यदि आपको किसी ने पढ़ाया तो आपका ये सब पढ़ा होगा। बट अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हम प्रॉब्लम्स नहीं करते थे ज़्यादा, यहाँ पे अपन को प्रॉब्लम्स करना है। देखिए ध्यान से बेटा, एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से रखिएगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता है बेटा टोटल, ध्यान से सुनना, बस यही एक मेन फॉर्मूला है जिससे हम सारे फॉर्मूले निकालने वाले हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ध्यान से देखिएगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ पे बोलने के लिए जाऊँ, अब यहाँ पे हमको निकालना है हर बार बेटा, कभी भी कोई सा भी एवरेज स्पीड निकालना है, कहीं पर भी एवरेज स्पीड निकालना है, हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाइए। क्या सर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और टोटल कितना टाइम लिया, बस ये निकालना मेन मकसद होता है। आपको सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे हाथ में। चलें एक एक करके केसेस निकालते हैं, आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट केस, 3 केस में हम लोग देखेंगे, 3 फॉर्मूले बना के दे रहे हैं और इस पर क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा और बहुत ईजी है। सपोज करो पहली बार मान लीजिए मैंने बोला यार एक बंदा यहाँ ए से स्टार्ट हुआ, सर वो ए से बी तक पहुँचा, पहले तो कितनी स्पीड से पहुँचा, मैंने बोला v1 स्पीड से। ध्यान देना बेटा, मैंने क्या क्या दिया ये इंपॉर्टेंट है और फिर क्या लाना है वो भी ज़रा देखना है। मैंने बोला ए से बी की जर्नी बेटा उसने कितने स्पीड से करी, v1 स्पीड से। बी से सी की जर्नी फाइनली
उसने v2 स्पीड से ट्रैवल करी, तो पहले वो v1 स्पीड से गया, फिर वो v2 स्पीड से गया, ठीक है। अब देखो पहली बार जो उसने टाइम लिया ना, वो टाइम कितना लिया t1, मतलब t1 टाइम तक वो v1 स्पीड से चला और t2 टाइम तक वो v2 स्पीड से चला, और अब मुझसे पूछा गया कि यार बताओ इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे v एवरेज की वैल्यू निकालो। तो देखो बेटा सबसे पहली बात आपको क्या बोला है वो ध्यान से सुन लो, आपको क्या बोला है पहले वो समझ लो, देन अपन फॉर्मूला निकालेंगे। क्या बोला हमने बोला कि इनिशियली t1 टाइम, मतलब आप ऐसा सोचो जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने 10 सेकेंड दिए उसको, 10 सेकेंड तक मान लो 10 सेकेंड तक वो v1 स्पीड से चला, 10 सेकेंड तक v1 स्पीड से चला, अगले 10 सेकेंड या अगले 20 सेकेंड वो v2 स्पीड से चला, तो ओवरऑल पूरी जर्नी कैसी है। तो ज़रूरी नहीं है कि v1 और v2 सेम हो, दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं, टाइम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने बोला भैया निकालो, क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, निकालना है इसका फॉर्मूला की टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखो बेटा फिर से एवरेज स्पीड आया, आपको दिमाग में यही रखना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, बस एक ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला ला के देगा सब। तो देखो मैं लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक बार, मैं हर बार लिखना पसंद करूँगा यहाँ पे, इसलिए अभी लिखना पसंद करूँगा ताकि आपको याद हो जाए। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जरा ध्यान से देखो, निकालते हैं। सोचिए बेटा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अब डिस्टेंस कितना हुआ सर, ए से बी पे गया था, बी से सी पे गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा। मैं ऐसा लिख दूं बेटा, मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी, यहाँ से ए बी प्लस बी सी, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक। अब देखो डिस्टेंस तुम्हें दिया नहीं है प्रॉब्लम में, लेकिन अच्छा एक और चीज़, प्रॉब्लम में जो गिवन होता है ना उसी के टर्म्स में आंसर लाया जाता है। मतलब प्रॉब्लम में यदि तुम्हें v1 और t1 दिया है, मतलब v और t दिया है, तो हमारा आंसर भी v और t के टर्म्स में आएगा, d की टर्म्स में नहीं आएगा। डिस्टेंस नहीं दिया है तो नहीं लाएंगे, लेकिन हटाएंगे, अभी तो फॉर्मूला लगाएं। हमने बोला टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी अपॉन टोटल टाइम कितना आएगा, पहला t1 टाइम और दूसरा t2 टाइम, तो t1 प्लस t2। अब यहाँ तक लिखने के बाद अब अपने को मेन फॉर्मूला चेंज करना होता है, किस चीज़ का, यहाँ पे ए बी और बी सी। अब तुम्हारा मेन टारगेट है, अब ध्यान से देखना, अब तुम्हारा मेन टारगेट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तुम्हारा मेन टारगेट है सर ये डिस्टेंस को रिप्लेस करना है, और डिस्टेंस को रिप्लेस करके लाना क्या है, वेलोसिटी या स्पीड। तो जरा से देखो एक ही फॉर्मूला इकलौता वही वाला यूज़ करना है आपको। क्या, ये जो अपन ने लिखा था पहले, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सोचिए पहली बार में ये यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी स्पीड से गया था, v1, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ए से बी वाला मतलब ए बी, टाइम कितना लिया t1, तो यहाँ से आप ए बी को निकालो ना, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, v1 t1, तो ए बी जो डिस्टेंस आया वो क्या निकल के आया, v1 t1। तो इस ए बी को रिप्लेस करते हैं बेटा, यहाँ से इसको लिखते हैं v1 t1 प्लस। अब दूसरे वाले में जर्नी सोचिए बी सी, यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी चली, इसमें स्पीड कितनी थी, v2, तो मैं यहीं लिख देता हूँ ना बेटा, सीधे लिख दें क्या, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे स्पीड कितनी है v2, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया bc, और टाइम कितना लिया t2, तो बेटा bc की वैल्यू हो गई होगी v2 t2। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया। अब देखो जैसे ये दोनों चीज़ें आ गई ना, यहाँ से हमने लिख दिया इसको, अब सोचना ज़रा, इतना लिखा, अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो ये बनेगा v2 t2 और अपॉन में t1 प्लस t2। तो बेटा एक्चुअल में जो फाइनल फॉर्मूला मेरा कन्वर्ट होकर के आया v एवरेज का, वो v एवरेज इस केस में हमारा होता है v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है इस केस में। अच्छा इसमें भी एक स्पेशल केस बताऊं क्या, ध्यान से देखिए, स्पेशल केस, इफ़ t1 इक्वल्स टू t2 कर दिया जाए, ध्यान से देखना बेटा, t1 और t2 को इक्वल कर दिया जाए। अब यदि बताओ दोनों को यदि मैं इक्वल कर दूँ, t1 इक्वल्स टू t2, इसमें मीनिंग समझना, t1 इक्वल टू t2 का मीनिंग क्या है, सेम टाइम इंटरवल। मतलब पहली बार यदि मान लीजिए 10 सेकेंड तक वो v1 स्पीड से चला, तो अगले 10 सेकेंड ही वो v2 से जा रहा है, मतलब दोनों में स्पीड में टाइम सेम है, ये भी 10 सेकेंड था, ये भी 10 सेकेंड। तो यदि मान लीजिए मैंने t1 और t2 को सेम बोला, मैंने बोला t1 और t2 सेम है, उस कंडीशन में क्या बोले, मान लीजिए दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू को t बोल देते हैं सपोज, अरे दोनों सेम वैल्यू तो t बोल दो। रखो इस फॉर्मूले में, जरा देखो कुछ एक रिजल्ट आएगा अच्छा सा। v एवरेज आपने लिखा v1, इसको t लिख दीजिए, t1 को, जो v2 है उसके साथ भी t लिख दीजिए, अपॉन में भी t प्लस t कर दीजिए। अब मुझे बताइए दोनों में से अपन ने यहाँ से t कॉमन लिया तो कितना निकलेगा, v1 प्लस v2,
अपॉन में टी प्लस टी 2t, तो टी और टी कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट निकल के आया v1 प्लस v2/2। और ये क्या निकल के आया, v एवरेज। तो v एवरेज का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ना, एवरेज स्पीड, ध्यान से देखिएगा, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो तुम्हारे पास आ रहा है v1 प्लस v2/2, v1 प्लस v2/2। और याद करो एक चीज़ लास्ट, आपने 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था मैथ्स में, एपी याद है? एपी का एक फॉर्मूला होता था, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। यदि हम लोग बोलते थे, याद करना, हम बोलते थे इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, बेटा यदि ए बी सी ए पी में होते थे तो क्या बोलते थे, ध्यान से देखना, जो मिडिल टर्म होता था ना, मिडिल टर्म, उसको लिखा जाता था सर a प्लस c/2। मतलब इन दोनों का आइट साइड वाले नंबर्स का एवरेज होता था मिडिल टर्म, एवरेज। मतलब देखा जाए तो a प्लस c/2 करते थे तो b निकल के आता था। तो यहाँ पे देखो, ये भी तो वही सीन है ना। मान लीजिए b के प्लेस पे कौन दिख रहा है, v एवरेज। a के प्लेस पे कौन दिख रहा है, v1। c के प्लेस पे कौन दिख रहा है, v2 अपॉन में 2। मतलब ये भी तो एवरेज, उसी की कंडीशन है। मतलब ये चीज़ हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जरा सोचिएगा, यदि मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ तो इस स्टेप के अगली स्टेप में मैं क्या ऐसा लिख दूँ कि यहाँ पर v1, v एवरेज और v2 जो है ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, मतलब AP बनाते हैं। तो कई बार क्या ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरीके से भी पूछ लेता है कि v1, v एवरेज और v2 क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं, GP बना रहे हैं, HP बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये AP की कंडीशन होती है, v1, v एवरेज और v2 जो है वो AP में है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला ऐसा कन्वर्ट हुआ है। और सुनो मेरी बात ध्यान से समझना, इस वाले केस में एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलत करते हैं एवरेज का फॉर्मूला लिखने के लिए। बच्चों के दिमाग में क्या आता है मालूम, एवरेज कि सर v1 से गया था फिर v2 से गया, तो एवरेज हमेशा क्या होगा, v1 प्लस v2/2। v1 प्लस v2/2 हमको ऐसा लगता है कि एवरेज हमेशा यही होता है। ये गलत थिंकिंग है हमारी, नहीं होता। आपका फॉर्मूला आएगा v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। और v1 प्लस v2/2 सिर्फ तब होता है जब टाइम इंटरवल दोनों सेम हो जाए, मतलब सेम इंटरवल में चीज़ें दी गई हो, तब हम उसको एवरेज में ऐसा लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी। अब देखिए, अब अपन दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं और दूसरा केस देखते हैं कि और क्या पूछ सकता है वो हमसे। ठीक, मैं यहीं पे चेंज करूँगा, ज़्यादा नहीं लिखता। अब देखो, ध्यान है ना, जो हमारा सेकंड केस है उसमें भी अपन को क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला मैंने, ध्यान है, अभी मैंने क्या बोला था आपसे, अभी मैंने आपको बोला था कि इनिशियली t1 टाइम तक वो v1 वेलोसिटी से, v1 स्पीड से गया, फिर t2 टाइम तक वो v2 स्पीड से गया, तो एवरेज निकाला था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से, मैंने बोला, मान लीजिए, ध्यान से समझिए, इनिशियली d1 डिस्टेंस, मैंने बोला d1 डिस्टेंस, d1, ध्यान से देखना समझना, d1 डिस्टेंस जो था इनिशियल वाला, वो उसने v1 स्पीड से ट्रैवल किया, और अगला d2 डिस्टेंस जो है, d2 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, वो v2 स्पीड से ट्रैवल किया, v2 स्पीड से। तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। अब देखो चीज़ें बदल गई हैं, वहाँ पर स्पीड और टाइम दिया हुआ था, यहाँ पर तुम्हें डिस्टेंस और स्पीड दी गई है। अब स्पीड और डिस्टेंस बता दिया है, आपसे बोला कि यार फॉर्मूला बना करके दे। तो देखो ध्यान से, अब हमारे दिमाग में आता है फिर से कचरा, क्या हम लोग कई बार कर जाते हैं वही वाला फंडा कि v1 और v2 है तो v1 प्लस v2/2 लिख देंगे, तो बट गलत है वो। अब आप एक ही फॉर्मूले पे आओ, जो मैंने बोला था उसी फॉर्मूले को लगाएंगे, फिर से लेके आएंगे आंसर। क्या v एवरेज, क्या बोला था सर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, तो सोचो, आपको दिया हुआ है ना डिस्टेंस, प्रॉब्लम में गिवन है d1 और d2, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं सीधे लिख देता हूँ d1 प्लस d2, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इसने, है ना। अच्छा, टाइम कितना लिया, टाइम, तो देखो टाइम मुझे नहीं मालूम, मुझे तो स्पीड पता है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इनिशियली पहली जर्नी में जब A से B तक गया था, तो मान लीजिए A से B तक जाने में उसको t1 टाइम लगा, और B से C तक जाने में मान लीजिए t2 टाइम लगा। तो हम लिख रहे होंगे t1 प्लस t2, तो हमने t1 प्लस t2 लिख दिया। लेकिन फिर से वही बात आई कि सर t1 t2 हमने लिख तो दिया, लेकिन t1 t2 प्रॉब्लम में ही गिवन नहीं है, नहीं गिवन है तो लाएंगे और हटाएंगे। कैसे, देखो
यदि मैं फिर से फॉर्मूला लगाने जाऊँ, क्या वही वाला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मुझे बताओ पहली बार में ए बी जर्नी के लिए स्पीड कितनी है v1, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया d1, टाइम कितना लिया t1, तो आपको t1 की वैल्यू निकालनी थी, तो t1 को निकाल लो यहाँ से यार। t1 कितना हो जाएगा d1 अपॉन v1, ये निकल के आया। अच्छा इसी तरीके से बताओ b से c जर्नी की बात करेंगे यदि, तो v2 स्पीड से गया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया d2, टाइम कितना लिया t2, तो t2 की वैल्यू निकल के आ रही होगी यहाँ से d2 अपॉन v2। ठीक है, अब इन दोनों को उठा करके इस फॉर्मूले में रखो और आंसर ले आओ। क्या बनेगा बेटा, d1 प्लस d2 अपॉन में d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2, और ये फॉर्मूला निकल के आता है किस चीज़ का, v एवरेज का। तो v एवरेज का यहाँ पर जो फॉर्मूला है स्पीड का, एवरेज स्पीड का, वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरा ये कन्वर्ट होता है इस तरीके से। तो पहले मुझे बताओ क्या इतना क्लियर है, तो फिर मैं इस पर भी एक स्पेशल केस समझाता हूँ। चले आइए अब मैं बताता हूँ इसका एक केस। अब इसका केस बनाते हैं, मतलब फिर से वही वाला केस जो हमने वहाँ देखा था। इफ़ d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल टू d कर दिया जाए, मतलब यदि मैं बोलूँ कि ये दोनों डिस्टेंस d1 d2 सब d के बराबर है, मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस है। मतलब पहले बोला कि फर्स्ट 10 किलोमीटर वो v1 स्पीड से आया और नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी वो v1 स्पीड से जा रहा है, मतलब दोनों की स्पीड सेम है। तो मान लीजिए दोनों की स्पीड डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो उसको हमने d बोल दिया। अब जरा फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं और जरा लेके आते हैं कि क्या बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, v एवरेज इक्वल्स टू d1 और d2 को क्या लिखोगे सर, d, तो d प्लस डी अपॉन में यहाँ से क्या बन रहा होगा जरा देखिएगा। यहाँ पे अपन लोग बोलते हैं, ध्यान देना, ये बनेगा d बाई v1 d बाई v2। तो ऊपर क्या बना बेटा, ऊपर बना आपके पास 2d, आपने यहाँ से d कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 निकला। ये d और ये d कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू आ रही थी, v एवरेज की। अब जरा सोचो ध्यान से, v एवरेज का फॉर्मूला ये निकल के आया। अभी मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, बट पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 2 है बेटा, एलसीएम लोगे तो यहाँ बनेगा v1 प्लस v2 और अपॉन में v1 v2 जो है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो v1 v2 और ये v एवरेज आ गया। तो v एवरेज का फॉर्मूला निकल के आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात एक चीज़ ध्यान से समझना बेटा। अब ये केस मैं बता रहा हूँ, आप याद रख लीजिए, क्योंकि देखो जेई वालों को भी मिलता है, नीट वालों को भी मिलता है, बायो वालों को। मतलब सिर्फ वो एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जरा दिमाग में क्लियर करके रखना। भले से आपको पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी करो। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, सुनो, ध्यान देना बेटा, एक चीज़ ध्यान से समझ। मैं एक कंडीशन समझाना चाह रहा हूँ। मैं इधर का पोर्शन रब करता हूँ, जरा एक कंडीशन निकालता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सब लोग। इसी केस में हम लोग एक कंडीशन देखते हैं पहले, फिर समझते हैं। ध्यान से देखो, हम लोग ऐसा बोलते हैं बेटा, जैसे है ना, हम लोग ने 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, एपी। जब हम 11th क्लास में आते हैं ना, तो एपी भी होता है, जीपी भी होता है और एचपी भी होता है, एपी जीपी एचपी। तो एक कंडीशन बस समझ लो, तो सब लोग शॉर्ट में, बस ज़्यादा नहीं है। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि मान लीजिए बेटा ए बी और सी ये किस में है, एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यदि ए बी सी एपी में है, ध्यान से समझना, ए बी सी एपी में है, तो उसका रेसिप्रोकल, समझना मेरी बात, उसका रेसिप्रोकल मतलब कौन, 1/a 1/b और 1/c, ये किस में होता है, तो ये होता है एचपी में। सुनना मेरी बात, ए बी सी यदि एपी में है तो उनके रेसिप्रोकल एचपी में होता है। तो ए बी सी एपी में हुआ तो 1/a 1/b और 1/c जो है वो एचपी में आया, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनो एक चीज़, ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होती है, मतलब रेसिप्रोकल फंडे में जाओ। तो जरा सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना एक बार, ध्यान से। यदि मैं तुम्हें कभी बोलूँ, कभी ध्यान से समझना, कभी मैं बोलूँ कि इफ़ ए बी सी आर इन एच पी, ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें बोला प्रॉब्लम में कि ए बी सी एच पी में है, और मैं तुमसे बोलूँ भाई कोई कंडीशन निकाल के दे, कोई कंडीशन निकाल के दे, ठीक। अब वो कंडीशन क्या निकलेगी जरा ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। यदि मैं बोलता हूँ ए बी सी एच पी में, तो मुझे एच पी का फंडा नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना, मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ ए का। तो सर 1/a, ये 1/b और ये 1/c, तो ये किस में चला जाएगा, एपी में।
ध्यान देना बेटा, यदि मैं बोलता हूँ कि ए बी सी एच पी में है तो उनके रेसिप्रोकल किस में होंगे, एच पी में। तो मैंने एच पी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने बोला था ए बी सी एच पी में है तो रेसिप्रोकल ए पी में। और ए पी की कंडीशन क्या होती थी, याद है, मिड टर्म अभी लिखा था कि मिडिल वाला जो टर्म है वो बाकी दोनों का एवरेज होता है। तो मिडिल टर्म मतलब कौन, ये 1/b है ना। तो देखो मैंने ऐसा लिखा 1/b, ये कितना हो रहा होगा सर, ये एवरेज होता था किसका, फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म मतलब 1/a, ये वाला टर्म 1/c और अपॉन में क्या आ रहा होगा 2। तो यदि मैं इस 2 को यहाँ पहुँचा दूँ तो ज़रा सोचो, तो 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c निकलेगा। तो ये जो चीज़ निकल के आती है ना बेटा, ये मेरी कंडीशन होती है किस चीज़ की, HP की, कि कभी भी HP का पता लगाना होना कि वो चीज़ HP में है या नहीं, तो वो ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो हमने सिंपल सा बोला बेटा कि यदि ABC HP में है, यदि ABC, बस आप इस रिजल्ट पे जाओ कि यदि ABC HP में है तो 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c होगा। तो उल्टा भी बोल सकता है कि यदि 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c है तो वो चीज़ HP है। इसका मतलब है ये तीनों HP में होंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो और समझो मेरी बात, समझना फिर बाद में बताना, नहीं आएगा तो मैं क्लियर करूँगा। इस वाली इक्वेशन को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इस वाले स्टेप को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, इसको, ये वाला बताते हैं। सुनो, ये V एवरेज हो गया, तो V एवरेज है, यहाँ से 2 था, देखना ध्यान से बेटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा V एवरेज इक्वल्स टू 2, अपॉन में है 1/V1 प्लस 1/V2। अब ज़रा देखो ध्यान से, इसको नीचे ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 2 के अपॉन में आएगा तो ये बनेगा 2/V एवरेज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 1/V1 प्लस 1/V2। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, क्या फंडा वही बना सर, 2/B तो 2/V एवरेज, 1/A तो 1/V1 प्लस 1/C तो 1/V2, सेम चीज़ है। तो उसमें जो यहाँ पर लिखा जाता है वो कौन होता है, सेंटर वाला। तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं ना बेटा कि जो V1 है, V एवरेज है और V2 है, ये सब मिलके क्या बना रहे होंगे, ये HP बनाएंगे। तो V1, V एवरेज और V2 ये सब मिल करके यहाँ पे क्या बना रहे होते हैं, HP फॉर्म करते हैं। तो एक ऑप्शन मेरा ये भी निकल के आता है, एक ऑप्शन मेरा ये भी निकल के आता है। मुझे अब बताओ क्या तुम्हें इतना समझ में आया। तो मैं HP का फुल फॉर्म होता है बेटा हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, जैसे हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं HM, ठीक। तो सॉरी, HP मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन बोल रहे हैं मीन, और ये जो टर्म आता है ना ये मीन होता है, तो हार्मोनिक मीन बोलते हैं इसको। सिंपल याद रखिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है HP। अभी बताओ मुझे क्या क्लियर है ये फंडा, क्या ये फंडा क्लियर है? चलिए भाई, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ इस वाला। अब सुनो एक और थर्ड केस, अभी 2 केसेस देखे, एक लास्ट थर्ड केस देख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। पहले से नेक्स्ट क्लास में चल के अपन प्रॉब्लम करेंगे और फिर वेलोसिटी वाला फंडा करके ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। 2 क्लास तो लगेगा ही इसमें, देखिए ध्यान से। अच्छा, इतना टाइम क्यों लगता है मालूम तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम 11th में हो अभी। यदि पास आउट हो चुके होते हैं तो ये सब चीज़ें एक लेक्चर में सब खत्म हो जाता है, इसके आगे पहुँच गए होते हैं हम। इतना सारा तो हम लोग सिर्फ 15 से 20 मिनट में ख़त्म करते हैं वहाँ पे। चलिए आइए बेटा, थर्ड केस है हमारा। थर्ड केस क्या बोल रहे हैं, थर्ड केस बहुत इजी हो गया क्या। अब यदि मान लीजिए बेटा मैंने बोला A से B पे पहुँचा, B से C पे, तो मान लीजिए मैंने बोला स्टार्टिंग का D1 डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने T1 टाइम में, और D2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो T2 टाइम में। मतलब यहाँ पे तो डिस्टेंस भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, बचा क्या, कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए, यदि मैं बोलता हूँ कि डिस्टेंस D1 ट्रैवल करता है T1 टाइम में, डिस्टेंस D2 ट्रैवल करता है T2 टाइम में, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम सीधा लिखेंगे ना यार, बोलो क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आप लिख लीजिएगा। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, D1 प्लस D2 अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो T1 प्लस T2। तो बस यही हो गया हमारा आंसर, और क्या। तो V एवरेज का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2, D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। बस इतना ही है, इतना ही है। अब इसमें कोई केस वेस नहीं है स्पेशल से। यदि बोलेगा दोनों टाइम सेम है तो सेम रख देना, डिस्टेंस सेम अलग होगा तो अलग रख देना, इतना ही है। क्लियर है क्या, बोलो, तीनों केस क्लियर हो गए। अब आते हैं बेटा अपन इसमें
ये मैंने आपको एवरेज स्पीड के फंडे दे दिए। अब एवरेज स्पीड के बाद में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक। अब एवरेज वेलोसिटी को देख लें या वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। बात एक ही है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ही होता है। अब उसे समझते हैं, फिर उसके बाद में फिर प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में मिक्स करके दोनों। बेटा वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिएगा, सेम चीज वहां पर हम क्या बोलते थे, यदि डिस्टेंस के बारे में बोला जाए तो वहां पे भी बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या देगा, स्पीड। तो हम यहाँ पे बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब सुनो, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि हमें पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या निकल के आता है, याद करो। तो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, बस इतना सही फॉर्मूला है। और बताऊँ एक चीज़ सिंपल सा, मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा तुम्हें। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हमेशा बोलते हैं बेटा, यही चीज़ हमारा एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी को भी हम यहीं से निकालने वाले हैं, तो जरा देखते हैं अपन उसी की चीज़ के लिए अपन निकालेंगे। अभी रुको एक मिनट, पहले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोला, अब हमको क्या बोलना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वांटिटी कैसी है, कुछ नॉलेज के बाद। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं कि किधर जा रहा है, बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी मैं मीनिंग समझा दूंगा आपको एक एग्जांपल लेके। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और यदि तुम वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हो मतलब ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्शन पे, ठीक है। अब देखिए अगला, जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी और ये चीज़ों में क्या चेंजेस आ रहे होंगे। चलो एक मिनट रुको, अभी थोड़ा सा रुको, पहले समझो पहले। अच्छा इसका बताओ मुझे, यूनिट क्या आएगा, इसे कंप्लीट करते हैं ना पहले। इसका यूनिट क्या आएगा बेटा, यूनिट आ रहा होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, टाइम है तो सेकेंड, तो मैं लिख रहा हूँ अभी भी मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे लिए क्या निकल के आएगा बेटा, यूनिट। अच्छा ये जो यूनिट है ये कौन सी वाली यूनिट है, वही वाली जो SI यूनिट थी या फिर MKS, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा दूसरा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये जो चीज़ निकल के आ रही होगी ये किस में जा रही होगी, CGS यूनिट में। अब देखिए दो यूनिट्स मैंने बता दी, MKS और CGS। लास्ट डायमेंशनल फॉर्मूला सेम चीज़ है, ध्यान से देखना, डायमेंशनल फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं है। क्यों है, तो डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो उसको अभी भी हम L से ही रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम इंटरवल को T से, तो ये अभी भी बनेगा m0 L T-1, और रट लेना बहुत काम आएगा, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है फंडा। अब सुनो, अब मेन चीज़ आती है, सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल में क्या सीन है, मतलब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। जैसे सोचो एक सेकंड के लिए, एक टर्म आएगा बेटा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, मुझे नहीं मालूम मतलब अभी नहीं बताना मुझे, मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में उस चीज़ को बताऊंगा, क्योंकि मैं उसी को बताऊंगा और उसी से रिलेट करके उसको डिफरेंशिएशन और स्लोप वगैरह से रिलेट करके फंडे दूंगा। उससे पहले सुनो मेरी बात, अभी सिर्फ इतना सा समझो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला, यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मतलब यदि मैंने बोला कि 5 सेकंड पे, तो सिर्फ 5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है बस वो देखना है, उसको नहीं मतलब कि उसके आगे कितनी है उसके पीछे कितनी थी। इंस्टेंट मतलब होता है पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे जा करके आपको वेलोसिटी निकालना है। तो ऐसे ही बेटा हम लोग दो टर्म देखते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जरा देखो मैं उससे तुम्हें समझाता हूँ कि डिफरेंस क्या आ जाएगा दोनों में। देखना, जैसे मान लीजिए बेटा एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तुम सब ने पढ़ा हुआ है ये चीज़, ये सर्कुलर मोशन यहाँ से परफॉर्म कर रहा है। अब जरा कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, जैसे A पॉइंट, B, C, D, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान देना, बस तुरंत हो जाएगा। क्या
इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा एक चीज़ सोचो, सर्कुलर मोशन कभी होता हो तो कब होता है, जरा देखो मैं एक केस बताता हूँ। अपन लोगों ने एक स्ट्रिंग लिया, हम जनरली करते हैं घरों में ही, एक धागा लिया थ्रेड और उससे छोटा सा स्टोन बांध लेते हो और फ्री फोकट रहते। तो मेरा मज़ा आता था बचपन में कि उसको लेते थे। और हम लोग के बचपन में ना, जब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो हमने हमारी बचपन को जिया है ज़िंदगी। हाँ, लंगर बोलते हैं, हाँ सही है। सुनो जैसे एक्चुअल में देखा जाए तो हमने हमारे बचपन को जिया। तुम लोग तो सब पूरा बचपन तुम्हारा मोबाइल के अंदर निकालते हो। देखे ध्यान से, चैटिंग में, व्हाट्सअप पे और इन सब पे। ग्राउंड में खेलो तो मज़ा आता है, ग्राउंड के खेलने का अलग ही। देखो ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा था। एक थ्रेड लिया, एक धागा लिया, उसमें हमने एक स्टोन लगाया और स्टोन लगा के आप घुमाना चाहते हो तो जनरली देखना आप घुमाते हैं ऐसा ऐसा। अब देखो एक चीज़ फील करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यदि आप उसको स्टार्ट किए यहाँ से घुमाना और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, ध्यान से समझिएगा, एक कांस्टेंट स्पीड से तुम उसे घुमा रहे हो, मतलब स्पीड चेंज नहीं कर रहे, तब तो वो उस कंडीशन में ऐसा घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, ठीक है। लेकिन सोचो एक इंस्टेंट ऐसा आता है जब एकदम से मेरा हाथ का स्पीड चेंज हो जाए, मतलब उसको घुमाने का स्पीड थोड़ा सा चेंज हो जाए यदि कहीं पे जाकर के, या फिर मैं ऐसे घुमाते 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 कहीं स्लो पड़ जाऊँ, तो उस कंडीशन में देखना, यदि मान लो यहाँ स्लो हुआ ना, तो क्या होता है मालूम है, वो स्टोन है ना आकर के सीधे मेरे नाक पे लगता है, मुंह पे लगता है, वो सर्कुलर मोशन छोड़ देता है। फिर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करता। मतलब सर्कुलर मोशन की एक कंडीशन है कि जो स्पीड है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। यदि एक कांस्टेंट स्पीड से वो घूमेगा पार्टिकल, तब वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड चेंज हुई, वो सर्कुलर मोशन को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। तो उस कंडीशन में होता है ना, कई बार हमारे मुंह पे आकर के लगता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि सर स्पीड हर जगह पर सेम होना चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन कर पाएगा। तो देखो ध्यान से, आपसे पूछा जाता है कई बार कि सर्कुलर मोशन में, ध्यान से देखिएगा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म पहन के नहीं, मतलब एक फिक्स रेडियस का सर्कल घूम रहा है वो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यदि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस टाइम पे क्या होता है मालूम है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं बोलता हूँ कि उसकी जो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ध्यान से सुनिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूरे जर्नी में कांस्टेंट होती है। मतलब पूरे सर्कुलर मोशन के टाइम पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ना, स्पीड वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो वेरिएबल होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हमारी वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब वो चेंज होती रहती है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरिएबल है और इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है। मीनिंग क्या हुआ? ध्यान से सुनो। अच्छा एक चीज़ सोचो, ध्यान से देखना, किसी भी इंस्टेंट पे ध्यान से सोचना, सर्कुलर मोशन को याद से देखो, वही वाला जो केस बोल रहा हूँ, वो धागे को घुमाओ, ऐसा 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 घुमाओ और सोचो एक सेकंड कि किसी इंस्टेंट पे जाकर के छूट जाए हाथ। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से नीचे गया और नीचे जाके छूटा यहाँ से। अब सोचो कि उसका मोशन कैसा होगा स्टोन का। आप ऐसा फील करोगे कि ऐसा घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था और जैसे ही छूटा तो सीधे निकल जाता है। देखा है? फील कर पा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ यदि वो इस तरीके से घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है और मान लो यहाँ पे जाके टूटने वाला है, तो जैसे ही वो यहाँ से टूटेगा ना तो सीधे निकलेगा ऐसा ऐसा। मतलब वो जो स्पीड होती है ना, वो कैसी होती है? टेंजेंशियल। मतलब वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल। मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, देखो सोचो, सपोज करो यदि वो यहाँ पे ऐसा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमते घूमते यहाँ से टूटा ए से यदि वो ब्रेक करेगा सर्कुलर मोशन को तो किधर जाएगा? तो आपको लगेगा सर वो ऐसा सीधा स्ट्रेट निकल जाता है इस डायरेक्शन में, ऐसा, समझे? ये स्ट्रेट गया, ठीक। उसी तरीके से सोचो यदि वो ऐसा घूम रहा है और इस पॉइंट पे जाकर के यदि टूटेगा तो यहाँ से वो ऐसा जाएगा इधर, फिर ऐसा घूमते घूमते यदि यहाँ से टूटेगा तो वो इधर जाएगा, इधर घूमते हुए जाएगा तो ये वो इधर जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस तरीके से बेटा आप यदि हर पॉइंट पे देखने के लिए जाओ, बस हो गया, मेरी क्लास खत्म होने वाली है, 2 मिनट। इस तरीके से देखा जाए तो ये जो पार्टिकल घूम रहा था ना, घूम रहा था, हर पॉइंट पर देखो ध्यान से, हर पॉइंट पर उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज है। देखो यहाँ पर यदि टूटेगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ जाएगा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में। मतलब देखो हर पॉइंट पर जो स्पीड है ना वो कैसी है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के अलोंग जा रही है। तो हम बोल रहे हैं कि स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट बना हुआ है। मतलब मान लीजिए 50 की स्पीड से चल रहा है तो वो 50 की स्पीड से ही चलेगा, लेकिन हर पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी है? चेंज। क्यों? देखो यहाँ पर वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के पास क्या होता है? एक उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन।
तो हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन मिल करके ही वो वेक्टर बनाएगा। तो देखो जो स्पीड, जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो स्पीड के इक्वल है, और डायरेक्शन हर पॉइंट पे देखो बदल रहा है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो गई है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। तो ये कंडीशन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, और ये छोटा सा बेसिक डिफरेंस होता है हमारा वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी में और स्पीड में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो मुझे बताओ क्या तुम्हें इतनी सी क्लास समझ में आई? तो मैं कल के दिन में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दूंगा और प्रॉब्लम करवाऊंगा, साथ में आपको ये भी करवाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या आज की क्लास क्लियर है, सबको क्लियर है? ठीक है बेटा ना, चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय।